भारत का जेम्स बॉन्ड, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द रहस्य और अनगिनत किस्से कहानियों का एक पूरा जाल बुना हुआ है। तो आज हम उसी शख्सियत यानी अजीत डोभाल की कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 1988 में। जगह है अमृतसर और माहौल में जबरदस्त तनाव है। स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे पवित्र स्थल, एक बार फिर अलगाववादियों के कब्जे में है। दीवारों के पीछे सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं और बाहर पूरे देश की सांसें अटकी हुई हैं। अब इसी तनाव के बीच एक रिक्शा वाला है जो रोजाना मंदिर के आसपास चक्कर काटता है। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी आंखें, वो हर हरकत, हर साए को जैसे स्कैन कर रही हैं। आप समझ ही गए होंगे, ये कोई आम रिक्शा चालक नहीं था। ये थे अजीत डोभाल, एक बहुत बड़े मिशन पर। डोभाल का प्लान जितना सीधा था, उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के तौर पर पेश किया और किसी तरह उन्होंने अलगाववादियों का भरोसा जीत लिया। इसके बाद वो स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल हुए और वहां उन्होंने आतंकियों की संख्या, उनके हथियार, उनकी पोजीशंस, सब कुछ अपने दिमाग में एक नक्शे की तरह उतार लिया। डोभाल से मिली इसी खुफिया जानकारी के आधार पर एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन 9 दिनों तक चला और जब सब खत्म हुआ तो नतीजा हैरान करने वाला था। सोचिए, एक भी सुरक्षाकर्मी या आम नागरिक की जान नहीं गई और मंदिर आजाद हो गया। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शख्स था कौन जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया? चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे एक युवा अफसर ने देश के सबसे बड़े स्पाई मास्टर बनने का अपना सफर शुरू किया। 1945 में पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए अजीत डोभाल के खून में ही अनुशासन था। पिता आर्मी में मेजर थे तो पढ़ाई लिखाई भी मिलिट्री स्कूल में हुई। और देखिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली और 1968 में आईपीएस अधिकारी बन गए। उनकी पहली असली परीक्षा हुई 1971 में केरल के थलासरी में। उस वक्त पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था और एक युवा असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के तौर पर इस आग को बुझाने का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया। अब देखिए, जहां पुलिस बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ सकता था, डोभाल ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो बिना डरे दंगा प्रभावित इलाकों में गए, दोनों समुदायों के नेताओं से सीधे बात की, उनकी शिकायतें सुनी और सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्होंने बल से नहीं बल्कि बातचीत से शहर में शांति बहाल कर दी। उनकी इस असाधारण काबिलियत पर दिल्ली में बैठी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर पड़ी। जाहिर है, पड़नी ही थी। जल्द ही उन्हें आईबी में शामिल कर लिया गया और बस यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे उलझे हुए मामलों को सुलझाने का एक लंबा और रोमांचक अध्याय। आईबी में आते ही उनका असर दिखना शुरू हो गया। 70 के दशक में उन्होंने मिजोरम में सालों से चले आ रहे विद्रोह को खत्म करने में मदद की, सिक्किम के भारत में शांतिपूर्ण विलय में अहम भूमिका निभाई और 80 के दशक में ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सफलता तो हम देख ही चुके हैं। मिजोरम में उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। सुनिए, विद्रोही नेता लाल डेंगा की असली ताकत थे उसके 7 कमांडर। डोभाल ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप एक-एक करके 6 कमांडरों से संपर्क साधा और उन्हें भारत सरकार के पक्ष में ले आए। रातों रात लाल डेंगा अकेला पड़ गया और विद्रोह की जैसे कमर ही टूट गई। इसी तरह सिक्किम में, जहां चीन और अमेरिका अपना प्रभाव जमाने की फिराक में थे, डोभाल ने पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाई कि जब जनमत संग्रह हुआ तो 97% लोगों ने भारत के साथ आने का फैसला किया। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डोभाल ने 7 साल तक अपनी पहचान छुपाकर एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान में काम किया। जी हां, पूरे 7 साल। डीप कवर एजेंट होने का मतलब है कि आपका कोई वजूद नहीं है, आप एक साया हैं जो दुश्मन के बीच रहता है, उन्हीं की तरह। एक गलती और नतीजा सिर्फ मौत। डोभाल ने 7 साल तक हर पल इसी खतरे के साथ जिया। पाकिस्तान में उनका सबसे अहम मिशन था वहां के परमाणु कार्यक्रम का पर्दाफाश करना। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों पर नजर रखनी शुरू की। उन्हें पता चला कि वो किस सैलून में बाल कटवाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, डोभाल ने उस सैलून से एक वैज्ञानिक के कटे हुए बाल उठाए और उन्हें जांच के लिए भारत भेजा, जिससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ठोस सबूत मिल गया। इस दौरान कई बार वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे।
एक बार तो किसी ने उनकी नकली दाढ़ी की तरफ इशारा कर दिया। एक और बार एक बुजुर्ग ने उनके छेदे हुए कान देखकर उन्हें पहचान लिया कि वो हिंदू हैं। डोभाल को लगा कि बस आज उनका खेल खत्म, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन्हें अपने घर के अंदर एक कमरे में ले जाकर भगवान की मूर्तियां दिखाईं और कहा, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। सालों तक फील्ड पर रहने के बाद अब कहानी वर्तमान में आती है। रिटायरमेंट के बाद अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, यानी NSA, और इस पद पर आकर उन्होंने देश की रक्षा नीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। NSA बनते ही उन्होंने एक नई नीति पेश की जिसे डोभाल डॉक्ट्रिन या ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। इसका मतलब एकदम साफ था, अब भारत हमलों का सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि खतरे को उसकी जड़ में जाकर खत्म करेगा। मतलब अब इंतजार नहीं, प्रहार होगा। चाहे 2015 में म्यांमार में घुसकर की गई स्ट्राइक हो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सभी ऑपरेशन इसी बदली हुई सोच का नतीजा थे। और इन सब के पीछे की रणनीति और हिम्मत डोभाल की ही देन मानी जाती है। और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये डोभाल के लिए एक तरह से व्यक्तिगत जीत भी थी। इसमें 1999 के कंधार विमान अपहरण का एक मास्टरमाइंड मारा गया, वही आतंकी जिससे 26 साल पहले डोभाल को यात्रियों की जान बचाने के लिए बातचीत करनी पड़ी थी। उनका ये एक बयान उनकी पूरी नीति का सार है। उन्होंने भारत की रक्षात्मक सोच को एक ऐसी आक्रामक तैयारी में बदल दिया है जिसने दुश्मनों के मन में भारत की एक बिल्कुल नई छवि बना दी है। तो आखिर कौन है अजीत डोभाल? एक जासूस जिसने अपनी जान दांव पर लगाई, एक रणनीतिकार जिसने देश की सुरक्षा नीति को नई दिशा दी, या फिर एक राष्ट्र निर्माता जिसने पर्दे के पीछे रहकर भारत को मजबूत किया? शायद उनकी असली पहचान इन सभी किरदारों का एक ऐसा मिश्रण है जिसकी पूरी कहानी शायद हमें कभी नहीं पता चलेगी।